अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सना मिर्ज़ा साहिबा और सुहेल भट्टी साहब। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। जी हाँ, और यही बेंच अपीलों पर समाअत भी कर देगा। अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी है, जबकि इससे जुड़ी दिलचस्प हकीकत यह है कि सितंबर 2020 में इन्हीं चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स ये थे कि मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया है। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा था कि मुल्जिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा, जो निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। मगर आज ना मुजरिम मुजरिम रहे, ना मुल्जिम मुल्जिम रहे। आज अदालती कार्रवाई के बाद आजम नज़ीर तारड़ ने भी कह दिया साफ कि नवाज शरीफ की जमानत हो चुकी। नैब तो नैब, पंजाब हुकूमत भी सहूलतकारी फराहम कर रही है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए ही नहीं, वो अदालती रहमो करम पर हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कि अब नवाज शरीफ की अपील बहाल तो हो चुकी, जमानत का स्टेटस क्या होगा? सबसे पहले मैं फ़हीम साहब आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहूंगा कि देखिए क्या अपील क्या थी। अपील यही थी ना कि एवन फील्ड रेफरेंस में जब 6 जुलाई 2018 को सजा सुनाई गई थी तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, उन्हें उनकी गैर हाजिरी में सजा सुनाई गई। और क्यों नहीं थे मुल्क में? क्योंकि अहलिया जो है वो लंदन में जेर इलाज थी, वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने में के ऐलान में ताखिर की दरखास्त भी की कि जनाब अभी ना सुनाए, जेर इलाज है, वेंटिलेटर पर है, आ जाए, उसके बाद सुना दीजिएगा। नहीं मंजूर की गई। सजा के खिलाफ फैसला गैर हाजिरी में सुनाया गया। फिर वो शख्स बेटी का हाथ पकड़ के मुल्क वापस आया, उसने अपीलें दायर की। वो अपीलें जो है आपने उसकी अदम पैरवी पे खारिज कर दी। एक बात जरा जहन में रखिएगा और मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान, मैं शरीक मुल्जिमान ही कह रहा हूँ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजा कालंदम करार देकर उन्हें इस नैब रेफरेंस से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया गया था। उस वक्त ये कहा गया था जो आपने अभी दोहराया है कि अगर तो अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें इश्तिहारी होने के बाद खारिज करते हुए लिखा था कि अगर अथॉरिटीज उन्हें पकड़े या वो सरेंडर करें तो वो अपीलें बहाल कराने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो यही तो किया है नवाज शरीफ ने, कौन सा गलत काम किया है? कानून के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। नवाज शरीफ साहब के पास इस बात का राइट था कि वो आए और अपनी अपीलें जो है बहाल कराने की दरखास्त दायर करें। उन्होंने अपीलें बहाल कराने की दरखास्त दायर की और दरखास्त के ऊपर जो है अदालत ने अपीलें बहाल कर दी तो होगा क्या? बेसिकली ये तो नहीं हो रहा ना कि जनाब अपीलें दायर हो गई तो अब अपीलों का फैसला भी आज ही आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना, अभी तो केस में चलना है। अभी तो उनकी अपीलें जो है वो सुनी जाएंगी, उसके ऊपर उनके वकील दलाइल देंगे। हो सकता है, मैं हो सकता है के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि अदालती फैसलों के ऊपर हमें कमेंट करते हुए मोहतात होना चाहिए। हो सकता है कि उनकी अपीलें जो है वो मुस्तरद हो जाए, उनकी सजा जो है वो बहाल कर दी जाए। उस वक्त हम क्या कहेंगे? उस वक्त हम ये कहेंगे कि जनाब उस वक्त क्योंकि उनकी अपीलें बहाल करने की जो दरखास्त थी वो मंजूर हुई थी तो उस वक्त तो उन्हें जो है वो उनको जो है वो फेवर दिया गया था, आज उन्हें फेवर नहीं दिया जा रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है, यही मुझे पूछना है आपसे। सना मिर्जा से मैं पूछ लेती हूँ कि नवाज शरीफ के केसेस की सूरत हाल आपके सामने है, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? मेरा ख्याल है ये सिलसिला वहीं जाकर रुकेगा सना जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जहां बाकी जमातें एक्सपेक्ट कर रही हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है कि किसी को नहीं मिल रही है, सिर्फ नून लीग को मिल रही है, तो मेरा ख्याल है सिलसिला वहीं रुकना है। इसकी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मिसाल ये कायम कर रहे हैं कि वो कोर्ट्स में भी पेश हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह फ़हीम भाई ने ये बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि जो केसेस अभी अदालतों में चल रहे हैं उनके ऊपर उतना कमेंट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी जो अपीलें बहाल हुई थी उनके बारे में प्रिडिक्ट पहले से किया जा रहा था कि 90% फैसला यही आना है। अब अदालतें पहले क्या कहती थी और आज क्या कहती हैं तो हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि अदालतों को मैनिपुलेट किया जाता रहा है, दबाव में लाया जाता रहा है, इस्तेमाल किया जाता रहा है। कब किसने इस्तेमाल किया मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि इन्हीं अदालतों से आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ साहब को भी उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के जो भी इल्जामात हों, चैलेंजेस बेशुमार हैं उनके सामने, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ एक मिसाल ये कायम जरूर करेंगे कि वो जो 4 साल उनकी गैर हाजिरी रही उसमें जो भी उनके मसाइल रहे या जो उनकी तौजीहात रही वो पेश जरूर की जाएंगी और बादल न खास्ता वो इन कोर्ट्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पर्सनली फील हुई
कि जो बॉडी लैंग्वेज थी नैब के प्रोसिक्यूटर्स की जो वहां मौजूद थी, वो एक बिल्कुल इस तरीके से केस को डिफेंड कर रहे थे जैसे वो ये जंग पहले ही हार चुके हों। यही बॉडी लैंग्वेज हमें दूसरे केसेस में नजर नहीं आती। अगर मैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बात करूं तो उनकी भी जमानत के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो दरखास्त थी उसमें जो एक जस्टिस थे, जस्टिस बाबर साहब, वो अलहदा हो गए थे उस बेंच से, और वहां पर लतीफ खोसर साहब ने ये बात की थी कि जी इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब थोड़ी हैं कि उनके लिए जो है वो नैब ये सारी रिलीफ पैदा करे, तो इनके लिए तो मसाइल होंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज अगर हालात नून लीग के लिए अच्छे हैं तो उनके लिए सब अच्छा होगा, और हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए एक अच्छी खबर आएगी। तो आई थिंक ये तो सिर्फ शुरुआत है, भी आप आगे आगे देखेंगे कि जैसे केसेस चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। तो आई थिंक इस वक्त जो बैड पैच है वो एक जमात के साथ मौजूद है और एक दूसरी जो जमात है उसका एक अच्छा टाइम चल रहा है, तो आई थिंक उनको वो टाइम एंजॉय करने दें। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, नवाज शरीफ को फिलहाल किसका सपोर्ट हासिल है? जुडिशियल सपोर्ट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जिसका सपोर्ट हासिल है मैं चाहती हूँ कि आप भी वो सामने रख दें। देखिए, आप जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल इसी तरह से नून लीग वाले जो थे ना, वो 2018 में 17 में इसी तरह के उनके जज्बात होते थे। वो भी यही कहते रहते थे कि जी वो ये जी नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा जी, वो सारे जो इस वक्त ये जो सपोर्ट की आप मुझे बात कर रही हैं ये, लेकिन तब इमरान खान नाअहल नहीं थे। तब थोड़ी सी सूरत हाल को हम थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट कह सकते हैं कि तब इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल नहीं थे, सूरत हाल इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। यकीनन पहली दफा जब आप करेंगे, जब आप नाने हुकूमत संभालेंगे तो ही आपकी कारकर्दगी और आपके ऊपर केसेस बनेंगे ना, जो बन गए। सही। अब नवाज शरीफ चूंकि उससे पहले से अनाने हुकूमत संभाल चुके हैं, इसलिए वो उनको भी भुगतना पड़ता है। बात यह है कि जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिलता है या किसी और को मिलता है, उस वक्त शायद हम ये बात नहीं कहते, लेकिन अगर किसी और को रिलीफ मिलता है जो आपकी या मेरे जज्बात जिससे वो अगेंस्ट हों, तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अदालतें जो हैं वो किसी एक का साथ दे रही। देखिए, बात यह है कि कानून ने अपना रास्ता इस तरह से निकालना होता है कि मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि जब अदालतों के पास कोई मुल्जिम या मुजरिम जाता है, तो चूंकि गवर्नमेंट जो है ना वो अथॉरिटी होती है, तो इसलिए अदालतें हमेशा मुल्जिम और मुजरिम को रिलीफ देती हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि वो लास्ट रेमेडी है इंसाफ की, तो उसने ही रिलीफ देना। अगर वो रिलीफ ना दे तो फिर मामला आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये जो केस है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये रहमान मलिक साहब ने एक जमाने के अंदर एक रिपोर्ट बनाई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, ये उस वक्त की ये केसेस हैं जो जिनसे वो एक दफा पहले बरी भी हो चुके हैं। फिर उन्हीं केसेस को छान फटक के उन्हीं फाइलों को इकट्ठा करके ये केसेस बनाए गए और इनको दोबारा पेश किया गया है। इनसे निकलना वल्लाह आलम, अब ये तो अदालत फैसला करेगी, जो भी करेगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, बात यह है कि हमें ये बात समझनी है, हम या तो यार्डस्टिक एक कर लें, सबके लिए एक कर लें, या फिर ये है कि हम अपने जज्बात की राह में बह के, और मुझे चूंकि ये पसंद नहीं है इसलिए मैं ये अदालतों को क्रिटिसाइज कर लूं, और चूंकि वो पसंद है तो इसलिए अदालत के अंदर जो कुछ इमरान खान साहब ने मांगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मांगा, यहां तक कि वो भी मांगा जिसको बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अटक जेल में ही रहना चाहता हूं, मैं यहां नहीं आना चाहता था अडयाला, ये तो वकीलों ने गलती की, तो भी उनको रिलीफ दिया गया। देखिए, इंसाफ जो जज बैठा है वो उस वक्त के हालात से, आपने इंट्रो में एक बात कही, वो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने जो समझा मुनासिब वो एक रिमार्क्स बनते थे वो दिए, जो अब नहीं बनते थे। बहुत सी चीजें रिमार्क्स के जो मायने हैं वो भी हम बहुत गलत लेते हैं। अदालतें बाज़ औक़ात सवाल कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने, लेकिन बड़े मानी खेज होते हैं ये रिमार्क्स, कानून में इसके मुताबिक इनको हम इजी मामला नहीं ले सकते। ये रिमार्क्स बड़े मानी खेज होते हैं और इसके पीछे पूरी की पूरी एक हिस्ट्री होती है। मुझे सुहेल साहब के पास जी, लेकिन हम उसको गलत पहनावा नहीं पहना सकते। बहुत सी चीजें, बहुत अभी देखें, ये फुल कोर्ट की जो आवाम के लिए सबके सामने ये हेयरिंग की गई है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो सवालात की मद में पूछी जा रही थी, जो वकला से इस्तफसार किया जा रहा था। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जब खबर सामने आती है तो उसको और अंदाज से लिया जाता है, और बहुत सी पब्लिक जो है वो उस प्रोसीडिंग को, उसके सिस्टम को और उसकी बातों को नहीं समझ पाती। और कुछ समहाउ जिस जमाने की आप ये बात कर रहे हैं, उस जमाने के अंदर हमारे सामने हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुपों से कैसे खबर आती थी, हमारे रिपोर्टर चीखते रह जाते थे कि जी ये कोर्ट में तो इस तरह की बात ही नहीं हुई, और पता चलता था कि सारी टीवी स्क्रीनें जो है वो एक ऐसी बात चला रही होती थी जिसका कोई वजूद नहीं होता था।
तो हमने ये सारे ठीक है जो नौशाद साहब, ठीक है, नहीं पुराने लेके जमाने आए से हैं। जरा थोड़े अब नए बात जमाने ये है में भी कि आ जब जाइए। मामला गुड टू अदालत सी में यू चला जाता है भी तो एक अदालत को स्टेटमेंट फैसला ऐसी करने है देती जिस स्टेटमेंट को हमने बार बार दोहराते हुए सुना है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही। गुड टू सी यू की स्टेटमेंट आपको याद होगी। खैर सवाल सुहेल साहब मैं आपके सामने रख देती हूँ, आपको सूरत हाल क्या लगती है कि नाअहली ख़त्म होने वाली और सूरत हाल नवाज शरीफ को इलेक्शन की तरफ ले जाने वाली है अब? सना देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी नाअहली खत्म होती दिखाई दे रही है या नहीं। जिस तरीके से केसेस बने, जो उनका पैटर्न था और जिस अदालतों के फैसला आने से पहले उस पूरे प्रोसीजर को जो है वो एक्सपोज किया जा चुका है। उसके साथ साथ अगर एवन फील्ड की हम बात करें, जिसके अंदर को अक्यूज थी मरियम नवाज साहिबा, उनसे मुतल्लिक जो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो मौक़िफ़ अपनाया था और मुसलसल समातों के बाद जब मौजूद जजी साहबान की जानिब से क्वेश्चंस किए जाते थे, बिलखसूस वो 12 पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जिसका नैब हुकाम जवाब नहीं दे सके थे। कभी वो घबराहट का शिकार होते थे, कभी कहते थे कि आज की हेयरिंग बहुत तवील हो गई, हमें ब्रेक चाहिए। फिर भी उनको मौका दिया गया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हमारे पास इस करप्शन से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो जब ये पैटर्न मौजूद है तो उसके बाद उनकी जो इस केस के अंदर एक्विटल है वो तो नजर आ रही है। लेकिन इससे ज्यादा जो अहम बात है ना, जिसकी तरफ हम कोई भी बैठ के बात करने को और उसको सुधारने को तैयार नहीं है। माजी में कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहबान की जानिब से कई मरतबा ये ऑब्जर्वेशन आई कि नैब के इदारे को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोई भी उस सिस्टम को बैठकर रिव्यू करने को तैयार नहीं हुआ और एक एपिसोड चलती रही, कभी एक शख्सियत के खिलाफ और कभी दूसरी के खिलाफ। लेकिन हमने उससे कुछ लर्न नहीं किया। इस वजह से आज हमारे लिए ये चीजें शॉकिंग है कि ये कैसे ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर आज भी हमने जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं जहां पर मफाहमत की और मुल्क को एक नई सिमत देने की बात हो रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो 18 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट के ने एफिडीन केस के अंदर हनीफ अब्बासी साहब का फैसला दिया है 56 सफात पर मुश्तमिल, अगर हम चाहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है और जो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है वो उससे शिकंजे से बच ना सके और किसी बेगुनाह को हम 11-12 साल तक उसको अंडर ट्रायल ना रख सकें, तो उस फैसले को पढ़ना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने लिखा है कि एफिड्रीन केस के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, जो कोटा था वो कानून के मुताबिक मिला, एक्सेस कोटा इस्तेमाल नहीं हुआ, न स्मगलर को फरोख्त किया गया। उन हनीफ अब्बासी के खिलाफ साहब आज ही का दिन वो है जिसमें एक बच्ची को अदालतों से 34 साल के बाद इंसाफ मिला है उसके जमीन के तनाज़े पर। इन चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है। जी 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 जी। तो नेशनल ट्रुथ कमीशन बनाने की हमें जरूरत है। कहीं 34 साल का इंतजार और कहीं सिर्फ 21 अक्टूबर के आने का इंतजार और 21 अक्टूबर के बाद इस तरह से धड़ाधड़ फैसले, ना केसेस की समात मुलतवी हो रही है, ना ही फैसले इस तरह से महफूज हो रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स आम आदमियों के साथ जो इस टाइम अदालतों में जो इंसाफ के लिए लंबी लाइनों में खड़े आम 34 साल बाद ट्रायल किया जाए। नहीं आप ये चाहती हैं? मैं नहीं चाहती, मैं तो यकीन करें मेरे चाहने से तो नौशाद साहब होता ही कुछ नहीं, ना मेरे चाहने से ना आपके चाहने से, लेकिन जो हकीकत है मैं नहीं नौशाद साहब, मैं जो हकीकत है वो सामने रख रही हूँ, मैं सिर्फ वो हकीकत सामने रख रही हूँ जिस हकीकत से हम आंखें चुरा नहीं सकते। मुझे लगा कि पीटीआई चेयरमैन को आप चाहती हैं कि उनको उनके केसेस ना सुने जाएं कुछ 30-35 साल बाद। और मुझे लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि जो चल रहा है इस टाइम जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम अगर आप वो वैसे ही चलता है। अगर इस बात को समझ पाए तो आपको समझ आएगी। लेकिन नौशाद साहब इसमें नवाज शरीफ, इमरान खान या किसी का नहीं है। बेशक आपको जो भट्टी साहब जो बात कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये हनीफ आम अब्बासी आदमी साहब के के बारे में इंसाफ कहते की थे बात कि इन्हें कर रहे सजाए हैं। मौत होगी। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है, देखिए आप अदलिया के जो मामलात हैं उन पर आप कह सकते हैं, आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि अदलिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है। सुहेल भट्टी साहब जो रहे हैं वो अदलिया के रिफॉर्म से मुतल्लिक है, इससे मुतल्लिक नहीं है। ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं होती। ये जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे उसको आपने इंडिविजुअल की सतह पर। लेकिन सुहेल साहब, ठीक है नौशाद साहब आपका पॉइंट क्लियर है, लेकिन सुहेल साहब आप इसमें ऐड कर रहे थे कुछ और भी ऐड कीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि ट्रेंड सेट नहीं हो जाता इससे। सना, मैं यही बात कंप्लीट करना चाह रहा था। देखिए, हमें उस पॉइंट को टेक अप करना चाहिए, हमें वो सवाल उठाना चाहिए जिससे हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी आ सके। देखिए, हमने कई साल ज़ाया कर दिए जिसका खमियाजा इस मुल्क की आम आदमी भुगत रहे, जिनके खिलाफ माजी में केस बने या हाल में बन रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली उनका जो स्केल है
वो इतना ज्यादा उससे मुतासिर नहीं हुए। इससे मुतासिर हुआ एक आम दिहाड़ीदार आदमी, एक आम मजदूर आदमी, एक छोटा कारोबार करने वाला आदमी। इन मसाइल के नतीजे में जो इंसाफ बेहतर करने की आप बात करें, उस वक्त बेहतर होगा जब हमारे एक बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि एक मरतबा हम एक नेशनल ट्रुथ कमीशन बनाएं या कोई जुडिशल कमीशन बनाएं, जो हमारे जो सिस्टम के अंदर नैब का कानून है या हमारे फौजदारी कानून है या अदालती निज़ाम है, उसके अंदर जहां जहां कानूनी सुका मौजूद है, जहां किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश के लिए किसी को टारगेट किया जाता है। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़ लीजिए और उन जजी साहिबान से पूछा जाए कि वो उनको कहां से ये फील आई कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, और उसको वहां से आप आगे लेके चले, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुस्तकबिल में करप्शन को कोई मुजरम, कोई मुल्जिम बच नहीं सकेगा और किसी बेगुनाह को आप 10-12 साल तक फंसा कर नहीं रख सकेंगे। यहीं से आपका बेहतरी का सफर शुरू होना है, वरना ये बहस बराए बहस हमेशा चलती रहेगी और हम आगे बढ़ने की बजाय हम उल्टी सिमत में सफर हमारा जारी रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि एक मरतबा हम अपने पूरे सिस्टम को रिविजिट करें बड़े दिल के साथ। ठीक हो गया। सना आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, जहां पर सब इकट्ठे चलने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, सना मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। जीरो रिस्क श्योरिटी की बात की जाती रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, अब तो आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से खुलकर बात की जा रही है कि जी जमानत हो चुकी है, तो हमें ये क्या समझना चाहिए? क्या हमें फिर एडजस्ट कर लेना चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट में, या हमें फिर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? हमें प्रोग्राम्स इस हवाले से जो है वो प्लान करने चाहिए कि बेसिकली जो है वो यही है, इसके उलट या इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। डू यू एग्री? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रोग्राम में इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं। जो है वो नजर आ रहा है और जो नहीं है वो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में मजीद नजर नहीं आएगा। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है। मतलब माज़ूर के साथ सुहेल जो बातें कर रहे हैं वो बड़े आइडियल मुल्क की बातें कर रहे हैं, तो वो आइडियल मुल्क तो कभी भी पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान की रियलिटी आपको पता है। जस्टिस साकिब निसार भी हमें याद है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी याद है, खोसा साहब का दौर भी याद है, फिर जो अता बंदियाल साहब जो कुछ करके गए हमें वो भी याद है। हम कौन से ट्रुथ कमीशन या जुडिशल कमीशन की बातें कर रहे हैं? ये पलंदे जो कमीशन की रिपोर्टों की शक्ल में आते रहे हैं, ये पलंदे सिर्फ रद्दी के टोकरों में जाते रहे। किन कमीशन का हमारे पास, हमूदुर रहमान कमीशन का आज तक हमने क्या कर लिया? मेरा ख्याल है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा और आपका प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाएगा जितने कमीशन पाकिस्तान में बन चुके हैं। लेकिन नताइज क्या थे? उसके नताइज सिफर रहे। हमने कमीशन की रिपोर्ट को मैनिपुलेट करके अपने मफादात, अपने सियासी मफादात, अपने इदाराती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत को, अपने इदारों को और लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो उसमें सुरखाब के पर थे, आज मुस्लिम लीग नून में लगाने हैं। उसकी वजह ये कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आप मुझे इर्द गिर्द की पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर बता दें, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, यही JUI थी जो कि PDM में इनके साथ बगलों में बगले हाथ डाल के बैठती थी। लेकिन आज अगर ये नून लीग की तरफ उंगली से इशारा करके कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है और सारे के सारे वोट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग की गोद में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह तय हो चुका है कि नून लीग ने क़यादत लेनी है। अब कितनी लेनी है, किस हद तक लेनी है, कितना उसका हिस्सा होगा, ये भी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से खुलकर सामने आ जाएगा। जानते हैं, लेकिन बात बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सना, कि ये डिसाइड हो चुका है कि क्या होना है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीजों से फोकस हमें करना चाहिए कि अगर नून लीग को इख्तियार मिलने भी जा रहा है तो मईशत कैसे ठीक हो जाती है, हो सकती है, तो कम से कम किन कंडीशंस के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एडजस्ट किया जाएगा। आई थिंक डिबेट उसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक करनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात होगी मुल्क में तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कराने के लिए तगोदो कर रही हैं। सियासी जमातों के मुताबिक मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए इलेक्शन ही वाहिद एक रास्ता है जिससे हालात ठीक हो सकते हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो बयान सामने आया है कि यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत के दिए गए बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल सामने आया कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन मुलतवी होने का जो तासुर है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पहले ही अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है, जबकि 30 नवंबर को हल्का बंदी की हतमी इशात के बाद भी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का अबहाम नहीं है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने में कामयाब हो पाएगा? सबसे पहले सुहेल साहब आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, अगरचे के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कुछ कंसर्न शो किए गए हैं, जिसमें सदर मुमलिकत ने जो एक निजी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया और जो उन्होंने कंसर्न शो किया, तो इलेक्शन कमीशन को तो ये बात बहुत नागवार गुजरी है। अगरचे के पहले कलामी जारी किया गया था और उसके बाद फिर
जनवरी के आखिरी हफ्ते के हवाले से ये भी बात हुई कि कराची के अंदर एक इजलास के दौरान कि 28 जनवरी को सूटेबल हो सकता है कि हम इलेक्शन का इनेकाद करवा लें। जी। जो इस वक्त तक हालात दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के एक सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी और उनके काबिल एतमाद एक इत्तेहादी जमात के साथी मौलाना फजल रहमान साहब 2-3 मरतबा इस बात को उजागर कर चुके हैं कि जनवरी के अंदर जो मौसम सरमा की सख्ती है बिलखुसूस नॉर्दर्न एरियाज में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, वहाँ पर लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा इसको इलेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। और इस वक्त तक जो सियासी फजा बनी हुई है उसमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में इलेक्शन उस इलेक्शन को ले जाएं। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ये भरपूर तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन तखीर से मजीद तखीर से दो चार नहीं होंगे, हम इलेक्शन का इनेकाद करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि शायद ये चीज थोड़ी सी प्रलॉन्ग हो। तो अब देखने की सारे सवाबदीद आई हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें पेंडिंग थी और कहीं ना कहीं से ये उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कहे कि इस स्टेज के ऊपर आप वाजे करें कि किस डेट को इलेक्शन होंगे, लेकिन वहां पे सब ने अपनी जो पटिशनें थी वो ही वापस ले ली। और हैरान कुन तौर के ऊपर एक दो जमातों से तो हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद इसको कंटेस्ट करेंगी, उन्होंने भी हैरान कुन तौर के ऊपर अपनी दरखास्तें वापस ले ली। तो अब सारा मामला है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसके साथ में एक सना ने एक पॉइंट किया था कमीशन के हवाले से, मैं उसको जरूर उसके ऊपर अपना पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, हम कमीशन नहीं बना सकते, माजी में बहुत नहीं, मैं भी बात से इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि बहुत से कमीशन बने, आपका जो इशारा है कि कमीशन बनते हैं, लेकिन जहां से बेहतरी होनी चाहिए उस इदारे को रियलाइज कराना चाहिए। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, मत कमीशन बनाइए, मत बड़े पैमाने पर इस्लाहात कीजिए, लेकिन 2-4 केसेस को लेके केस स्टडी बना लीजिए किसके कहने के ऊपर उन इदारों के पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के आइन का मजाक बनाया जाता है, किस फर्द वाहिद के ऊपर, उनको पॉइंट आउट करके 2-4 को तो क्वेश्चन आप कर ही लें। और उसके बाद जो ये समझते हैं कि अब जिस तरह बात हो रही है कि तमाम इदारे मफाहमत की बात हो रही है, मिलजुल कर चलें और अपनी हदूदों को यूद को तय करें, तो अगर पाकिस्तान ने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हासिल करना है तो आपको इस चीज को फिक्स करना होगा। ठीक, वरना अभी तो चलें IMF और बाकी दोस्त मुमालिक भी आपकी सपोर्ट को आ जाते हैं आपको मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। ये रविश मजीद ज्यादा देर हमारी नहीं चल सकती, हम बहुत वुल्नरेबल सिचुएशन में जा चुके हैं, इस मर्ज को हमें फिक्स लाजमी करना होगा। और ये जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको डेफिनेटली मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है, और शायद ये आइडियल टाइम है कि इन चीजों को तय करके परमानेंट बेसिस के ऊपर फिक्स करना चाहिए अगर हमने आगे बेहतरी का सफर शुरू करना है। ठीक। फहीम साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, किसकी स्टेटमेंट को हमें ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट को? देखिए, सदर साहब की मैं क्या बात करूं। सदर साहब ने तो अपने उस इंटरव्यू में एक जुमला ये भी कहा कि अगर वो ऐवान सदर में नहीं होते तो वो जेल में होते। उसके बाद वो जितनी भी बातें कर रहे हैं उन्हें क्या अहमियत दी जा सकती है? सही, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उस जमात का बयानिया है जिस जमात से उनका ताल्लुक है, और बहुत खुल के उन्होंने कल, और वो जमात उनसे खाइफ भी है। नहीं, वो जमात उनसे खाइफ होगी अगर तो वो अपना जो इस पर यूं कह लीजिए कि अपना एक तासुर बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे कल के इंटरव्यू में। और कल उन्होंने बहुत से किस्से भी सुनाए अपनी पार्टी से मुतालिक, और बहुत से उन्होंने जो किस्से थे उनमें अपना किरदार भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो अगर वही सब कुछ कह रहे हैं, उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि 5 दिन के लिए हज पे गया था, इस दौरान इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई। भाई, अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है तो वो गलत तो ना हुई। आपने उसके खिलाफ जो है जब वजारत कानून से जवाब मांगा, वजारत कानून ने जवाब दे दिया कि जनाब किस तरह से ये हुआ है और कैसे हुआ है, उसमें कोई गलत चीज नहीं हुई है। तो बेसिकली वो एक इस वक्त पूरी सूरत हाल में एक इब्हाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। इलेक्शन मुल्क में इस वक्त मुल्क की जरूरत है, उन्हें जो है इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐवान सदर में बैठकर सदर के ओहदे पर फाइज होते हुए उन्होंने ये जो बात की है, इन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो सवालिया निशान बनाने की कोशिश की है इंतखाबात को, ये एक मेरे नजर में बिल्कुल ही गलत हरकत है। गलत हरकत का डेफिनेटली जो है किसी न किसी वक्त जो वो सियासतदान फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरह से अपने बयान के अपने इंटरव्यू के दौरान जो है मुख्तलिफ बयान कोट करते रहे, मुख्तलिफ तराशे दिखाते रहे, कल को उनका बयान जो है वो उठाकर जो है मुख्तलिफ चीजें जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश है जो बिल्कुल गलत हरकत है। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन वाज़े अल्फाज में आज नहीं कह रहा, उसने सितंबर में ये बात कह दी थी कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी, और उन्होंने कह दिया है कि जनाब
जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे, 28 जनवरी की तारीख भी आ चुकी है। अब ये बातें करके अगर वो ये समझते हैं कि जनाब वो किसी तरह से पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा किसी के दिल में पैदा कर लेंगे और पीटीआई के लिए कोई स्पेस हासिल कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत हरकत होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अगर सदर साहब ये समझते हैं कि अभी डील तक नहीं पहुंचा है मामला और डील तक मामला को पहुंचाने के लिए इलेक्शन को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो ये गलत चीज है। उन्हें चाहिए कि वो किसी भी तरह से जैसे तैसे भी उनके पास मैसेजेस आते हैं और जिस तरह से वो मैसेज पास करते हैं चेयरमैन पीटीआई को, ये मैसेज भी पास करें कि जितनी जल्दी उन्होंने बातें तस्लीम कर लेनी है, जितनी जल्दी उन्होंने अपनी शराइत मनवा लेनी है, और दोनों काम कर लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन आगे बढ़ा देंगे। इलेक्शन आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो उसी सूरत में आएगी जब एक मुंतखब हुकूमत होगी और लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को ये बात पता होगी कि जनाब ये जो हुकूमत आ गई है 5 साल नहीं सही 4 साल नहीं सही 3 साल रहेगी। मैं समझता हूँ कि वजीर सदर साहब जो है वो सबसे पहले जो मैंने जिस चीज से बात शुरू की थी मैं दोबारा उसी के ऊपर आऊंगा। वो इतने कमजोर हैं कि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर वो ऐवान सदर में नहीं होते तो वो जेल में होते, और एक ऐसे शख्स को जिसको अपना मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा हो, वो इसी तरह की क्या साराइयां करके इसी तरह का माहौल बनाकर जो है वो सियासत को मेरा ख्याल है पागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत हरकत है। बिल्कुल ठीक है। नौशाद साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कौन सी सियासी जमात है जो असल में नहीं चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो? देखिए, ये अभी तक तो ये बात जो है ये JUI फे की तरफ से सामने आई है, और कि ज्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है। जी जी। मैं जाती तौर पर देखिए मुझे इस चीज से भी बड़ी परेशानी है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज से चंद माह कबल तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में ना हो, लेकिन आज जब आपके सदर मुमलिकत ने जब आपकी मामलात के ऊपर रिजर्वेशन दी है, आपने उसको तो दिया है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपको पता है आपने सारी डेडलाइंस तय की हुई हैं और आपके सामने हालात भी हैं, ये कितना मुश्किल काम है कि आप कोई तारीख दे दें। देखिए, पीपल्स पार्टी मुसलसल ये आर्गुमेंट कर रही है। नून लीग के अंदरूनी सर्कल्स में भी मैं आपको बताऊं कि मैंने सुना है कि उनको भी परेशानी लाहक है। बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं कि निगरान हुकूमतों के जो सेटअप चल रहे हैं, इसमें भी बाज लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम तो कुछ ज्यादा अरसे के लिए आए हैं, हम लंबे अरसे के लिए बैठे हैं। इन सारे जो मामलात हैं, इन र्यूमर्स को खत्म करने के लिए ये बड़ा आसान है कि इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, ये सारे शकूक व शुबात खत्म हो जाएंगे। अब दूसरी बात इसमें एक बड़ी अहम ये भी है कि देखिए, आप इलेक्शन कमीशन की तारीख नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो आप इलेक्शन का एक मोमेंटम होता है वो भी बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो ये तो पहले तो चूंकि अनाउंस तारीख होती है, इसलिए जैसे ही हुकूमत खत्म होती है इलेक्शन का दौर हो जाता है। लेकिन इस दफा ये हो रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख ना आने पर इलेक्शन का मोमेंटम भी नहीं बन पा रहा। तो मेरी नजर में मेरा ये ख्याल है कि 2-4 ऊपर नीचे अगर JUI फे से भी बात करनी है, आपने बाकी जमातों से भी बात की है, लोगों से भी बात की है, आपके सामने एक क्लियर सामने वाजे वो दें, आप तारीख दें, ताकि सदर मुमलिकत की तसल्ली भी हो, बाकी जमातों की तसल्ली भी हो कि इस दिन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब यकीनन जब आप ये रिबटल देंगे, आप सदर मुमलिकत की बात पे जवाब देंगे, लेकिन आप तारीख नहीं देंगे, तो फिर सवालात तो उठेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब, सना मुझसे आपसे पूछ लेने दीजिए कि बजट एक्चुअली कितना जो है वो रिक्वायर्ड है इस इलेक्शन के लिए, और बजट्स काफ़ी होंगे इलेक्शन के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि बजट के ऊपर तो काफ़ी महीने पहले डिबेट हुई थी, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे पास तो इतना बजट मौजूद नहीं है, और जब उसकी दरखास्त की गई थी उस वक्त की हुकूमत से, जो कि शहबाज शरीफ साहब की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बजट के ऊपर तो बात करना फजूल है। मर्दमशुमारी के ऊपर भी ये डिबेट हो चुकी थी कि आया इसके ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। जब आपकी एक चीज़ आईनी जिम्मेदारी होती है, आपने एक काम को करना है, तो फिर उसके लिए बजट लाना और बजट अरेंज करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईनी साथ ही साथ जब इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि इलेक्शन से बहुत सारी चीजें मशरूत होना शुरू हो जाए, तो फिर तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये आईनी जिम्मेदारी को पूरा करना। मैं आपका सवाल नहीं सुन सकी। इंटरनेशनल प्रेशर जब इतना ज्यादा हो जाए कि इलेक्शन से मशरूत कर दी जाए बहुत सारी चीजें, तो फिर तो बहुत ज्यादा आईनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी हो जाता है। आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त है। देखिए,
हमें एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि IMF ने इंटरिम गवर्नमेंट के साथ एक हद से ज्यादा बातचीत नहीं करनी, निगोशिएशन नहीं करनी। हम सऊदी अरब, UAE और इधर उधर हाथ फैलाते हैं, लोन्स लेते हैं, चाइना के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी निगरां हुकूमत के साथ कैसे बात की जाएगी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी निगरां हुकूमत के साथ हम डील नहीं कर सकते। मतलब कोई एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट या कोई एक ऐसा हिस्सा हमें नजर नहीं आता पूरी दुनिया में जो कि ये बात कर सके कि जी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ आप करेंगे। फिर ये भी एक अलग डिबेट है कि बहुत से मुल्कों में इलेक्शन जो है वो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाती है पावर, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट का कोई सेटअप ही मौजूद नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में हर चीज जो है वो नए तरीके से होती है, एक नया फॉर्मूले से होती है। यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट की भी सेटअप मौजूद है, इसके अखराजात अलग हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ लोगों की शमूलियत अलग है। तो हम हर काम को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। ये हमारी एक मेरे ख्याल खास आदत है पाकिस्तानियों की भी और गवर्नमेंट्स की भी और इदारों की भी। तो आई थिंक इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बार बार जो लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन शायद नहीं हो, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन नहीं हो, ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हमें जो लोन्स लेने हैं, जिनकी किस्तें हमें लेनी है, उसके लिए हमें फुल फ्लेज गवर्नमेंट की जरूरत है। हमारी जो SIFC के थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, उसके लिए जरूरी है उन पॉलिसीज के तसलसल के लिए कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट हो जो कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेके कंटिन्यू करे। अगर हम ये तमाम काम नहीं करेंगे तो आज हम जहां खड़े हैं उससे भी बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर मेरा ख्याल है वापस रिवाइव करने में हमें एक दिहाई लग जाए। हम बाकी मुल्कों से तो मवाजना कर ही नहीं सकते। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हम जहां खड़े थे, हम आज वहां पर भी नहीं खड़े हैं। तो आई थिंक कोई चॉइस नहीं है। सेनेट इलेक्शन आपके सर पे है, उसके अलावा भी दीगर जो इश्यूज या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने करने, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन में जाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईनी तौर पर जो एक लाइबिलिटी थी तब्वे दिन की वो हम पूरी नहीं कर सके, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। कल हमने इलेक्शन में जाना है, देर सवेर। जी इतना मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, एक वक्त था कि जब इलेक्शन कमीशन और उस वक्त की हुकूमत के मबैन ये कंसर्न था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए फंड्स नहीं है, लेकिन ये फंड्स का मसला हल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के लिए PDM की गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के थ्रू 21,000 रुपए मंजूर कर दिए थे और फंड्स अवेलेबल हैं। खैबर पर उसके अब होपफुली कोई दहशतगर्दी का नया मसला ना खड़ा हो जाए। तो तकरीबन 35 से 40,000 रुपए हमें दरकार होंगे इस पूरे इलेक्शंस के लिए। और फंड्स का मसला नहीं है, सब बिल का मसला है। बिल चाहिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अनाउंसमेंट दरकार है। बिल्कुल ठीक, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम फलस्तीन और गजा का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए।